Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25 of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। यह है हमारा सबसे पहला आर्टिकल और यहाँ पर बताया गया कि अभी हमारे 26 जनवरी आने वाली है और 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे पर हमेशा होती है एक परेड। तो इस परेड में अब पहली बार ऐसा होगा कि एक वेमेन फाइटर पायलट की, आप कह सकते हो ये जो वेमेन है ये हिस्सा लेने वाली हैं इस परेड के अंदर। तो इनका नाम है भावना कंत। तो ये एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है भावना कंत। तो ये पहली फर्स्ट वेमेन फाइटर पायलट बनने वाली हैं। ये एक पायलट हैं, ठीक है, जो कि हिस्सा लेंगी रिपब्लिक डे परेड के अंदर। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इनके बारे में जान लेते हैं। 28 साल की इनकी उम्र है और अगर हम बात करें करेंटली ये वर्क करती हैं एज एन एयर बेस इन राजस्थान और वहां पर एक फाइटर प्लेन उड़ाती हैं जिसका नाम है MiG-21 बाइसन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग इस आर्टिकल को इलैबोरेट करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के टाइम का और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये भावना कांत जी हैं ये एक पार्ट भी बनने वाली है इंडियन एयरफोर्स का। जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में वर्क करेंगी और इनको चांस मिलेगा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन चलाने का। उसके बाद अगर आज के टाइम पर देखें तो ये वर्क कर रही हैं एज एन एयर बेस इन राजस्थान, जहां पर ये उड़ाती हैं MiG-21 बाइसर फाइटर प्लेन। अगर हम बात करें इनके और थोड़ा सा डिटेल में तो ये एक वन ऑफ द फर्स्ट वेमेन फाइटर पायलट बनने वाली हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग याद रख सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है हमारा सेकंड आर्टिकल और इस आर्टिकल में बताया गया इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस के बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। ये न्यूज़ के अंदर इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया की एक एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर उस अपनी एम्बेसी के अंदर इंडोनेशिया ने एक रूम बनाया है और उस रूम का नाम दिया है बीजू पटनायक रूम। और बीजू पटनायक इंडिया से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इन दोनों के रिलेशंस को कवर करेंगे। तो इंडोनेशियन एम्बेसी जो न्यू दिल्ली के अंदर है इन्होंने एक स्पेशल रूम बनाया, उसका नाम दिया बीजू पटनायक रूम। यह है बीजू पटनायक जी की पिक्चर, ये आप लोग देख सकते हो। नाउ थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बीजू पटनायक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओडिशा के और साथ ही साथ एक स्किल्ड पायलट भी रह चुके हैं। बहुत सारे मिशन इन्होंने सक्सेसफुली, आप कह सकते हो कि पूरे करे हैं 1947 में। खासकर बात करें जो इंडोनेशिया के लीडर्स थे उनकी जान बचाई है इन्होंने। और वो कौन कौन से लीडर्स की जान बचाई है, जैसे कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन थे, सुकार्नो, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हत्ता, प्राइम मिनिस्टर सुल्तान जाहिर। तो इन सब की जान बचाई है इंडोनेशिया की, ठीक है, इंडोनेशिया के जो भी मेन पर्सनैलिटीज़ हैं। तो उसी वजह से इनके लिए इनके नाम के ऊपर एक रूम बनाया गया है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी बात अगर हम ये देखें तो इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस कब से अच्छे हुए हैं। ये 1950 में एक बार स्टार्टिंग में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो अपने रिपब्लिक डे पर इंडिया ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। सबसे पहली बार कौन आया था इंडोनेशिया की तरफ से आए थे चीफ गेस्ट सुकार्नो, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे ये, तो ये याद रखना। दूसरी चीज, अब जब प्रेसिडेंट आए तो उसके बाद इंडिया और इंडोनेशिया के टाइज जो है वो लगातार इंप्रूव होते रहे, स्ट्रांग होते रहे। लेकिन बीच में दरार कब आई, एक बार बीच में दरार भी आ चुकी थी। दरार तब आई जब जो रिलेशंस हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में खराब तब हुए जब इंडोनेशिया ने इंडिया को, भारत को सपोर्ट नहीं करा। जब भारत लड़ रहा था चाइना के साथ इन द 1962 तब इंडोनेशिया ने सपोर्ट नहीं करा, तो तब से ही इनके रिलेशंस में दरार आई। फिर उसके कई सालों बाद जो है रिलेशंस वापस से रिवाइव हुए, वापस से जीवित हुए। 2005 में जब इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, मिलिट्री एक्सचेंजेस एंड ट्रेड टाइज को बढ़ाया, तो उसके बाद से ही जो रिलेशंस है वो वापस से ग्रो हुए हैं,
ठीक है। तो आज के टाइम पर देखें तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक नया काम और कर दिया है इंडोनेशिया ने। वो क्या करा, नया नया रूम बना दिया है, पतनायक रूम, जिससे कि यहाँ पर उसके हिस्टोरिकल बॉन्ड्स को तो वो मेंटेन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आज के टाइम के जो रिलेशंस है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है बाय मेकिंग दिस रूम। ओके, तो ये था यहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस के बारे में। नाउ आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल आ गया है, यह है आर्टिकल नंबर 3। बात करी गई है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। तो मैं बताता हूं यहाँ पे पीसीए के बारे में। सबसे पहले जान लो कि जो बाइडेन जो है अब एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस के अंदर बैठ चुके हैं। वो कब बैठे, 20 जनवरी 2021 को। ओके, और सबसे पहला काम क्या करा, यूएसए को वापस से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर डाल दिया है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में यूएसए को डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया था। नाउ बाइडेन ने आते ही सबसे पहला काम किया, यूएसए को वापस से देखो आप डाल रहे हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिसिंग है आर्टिकल के अंदर, लेकिन मैं आप लोग यहाँ पे बताता हूं ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है क्या। देखो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर सारी कंट्रीज ने पैक्ट साइन किया, और उसके अंदर क्या हुआ था कि लोगों ने अपनी कंट्री से डिसाइड किया था, उनकी कंट्रीज ने बोला कि भाई जो आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन ये लोग कम करते हुए चलेंगे, यानी कि पोल्यूशन जो है वो काफी हद तक कम कर देंगी कंट्रीज जिन्होंने ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया है। तो यूएसए ने भी साइन किया था, चाइना ने भी साइन किया था, इंडिया ने भी साइन किया था, सभी लोगों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। अगर हम बात करें तो यूएसए इस एग्रीमेंट से निकल गया, क्योंकि अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन होता है वो यूएसए के अंदर होता है, देन उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद इंडिया। इस तरीके से पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है। ओके, तो गाइज यहाँ पर एग्रीमेंट में बाहर निकल गया था यूएसए, अब फाइनली जो बाइडेन ने वापस से इसको डाल दिया है। ओके, और उसके साथ काफी सारी चीजें बोली भी हैं क्या, कि ये कोशिश करेंगे कि जो यूएसए का आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, यानी कि जो ये पोल्यूशन है उसको ये नेट जीरो तक पहुंचा देंगे 2050 तक। और साथ ही साथ इनका जो प्लान है ये क्या है कि ये 10 मिलियन तक वेल पेइंग क्लीन एनर्जी जॉब्स को जनरेट करें, जिससे कि उनकी इकॉनमी भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो काफ़ी अच्छे विचार के साथ इन्होंने अपना आप कह सकते हो ऑफिस का स्टार्टअप कर दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने आते ही एक धमाकेदार ऑर्डर पास कर दिया। नाउ उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर एक नई टाइप की प्रजाति मिली है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है ऊसीरेरा जोशी। तो ये 2 नई स्पीशी हैं, और ये इन जो डिस्कवर करी गई हैं इंडिया के अंदर, और जो ये स्पीशीज़ हैं इनका नाम है ऊसीरेरा। ये फाउंड करी गई हैं केरला के अंदर, ठीक है, केरला और तमिलनाडु में इनको देखा गया ना। उसके बाद हम लोग, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ एक बार क्लियरली, ये पिक्चर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं। ये जो स्पीशीज़ हैं इनमें से एक तो कहाँ मिली है, पेरियार टाइगर रिजर्व में, जो कि केरला के अंदर है, वहाँ पर देखने को मिली एक स्पीशी। और इस स्पीशी का जो नाम है, इसका नाम ऊशेरा जोशी क्यों रखा गया, ये रखा गया एक प्रोफेसर थे अमिताभ जोशी, इनके नाम के ऊपर इसका आप कह सकते हो इस स्पीशी का नाम रखा गया। और ये जो अमिताभ जोशी जी थे ये एक बायोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इसके जो हैं ये एक बायोलॉजिस्ट हैं, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करता है। तो ये थी चीज़ें। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 5 की तरफ, और यहाँ पर बात करी गई है बेसिकली एक पुरस्कार के बारे में। उस पुरस्कार का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो ये जो पुरस्कार है ये एक इंस्टीट्यूट को दिया गया है, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल को दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये 2021 का जो पुरस्कार है ये एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इसको दिया गया है ये पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार मिला इंडिविजुअल कैटेगरी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। ओके, अब इन्होंने करा क्या है काम, क्यों इन्हें पुरस्कार मिला, इन्होंने अपने बहुत ही शानदार काम किए हैं टू कंट्रोल द डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी डिजास्टर को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। नाउ अगर हम बात करें तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही ली है, और साथ ही साथ ये जो अवार्ड है ये अनाउंस करा जाता है हर साल 23 जनवरी को, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है। 23 जनवरी को हर साल ये पुरस्कार अनाउंस करा जाता है, और साथ ही साथ 23 जनवरी को हमारे एक महान हस्ती की बर्थ एनिवर्सरी भी होता है जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगर हम बात करें
इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है उनको 51 लाख रुपए, साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 6। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले, तो इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं। है क्या बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर इंडिया अपनी रिसर्च करने वाला है, साथ ही साथ ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन करने वाला है। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अभी हम स्किप कर सकते हैं। और एक लास्ट में आर्टिकल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो बजट आता है हर साल, बजट आने से पहले क्या क्या काम होता है। हलवा बनता है बड़ी सी कढ़ाई में, वो बटता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ सेरेमनी, हलवा सेरेमनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल है हमारा आज का 7th और आज का लास्ट आर्टिकल। बताया गया यूनियन बजट के बारे में। देखो हर साल 1 फरवरी को बजट आता है, तो इस साल भी 1 फरवरी आने वाली है। साल 2021 का बजट पेश करने वाले हैं हम लोग। तो जो हलवा सेरेमनी है वो हो गई है, एक फाइनल स्टेज कंप्लीट हो चुका है यूनियन बजट 2021-22 का। और यहाँ पे ये सब किसने किया, हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। ये पिक्चर आप लोग ध्यान से देख सकते हो 1 मिनट रोक कर। नाउ आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो हलवा सेरेमनी है ये परफॉर्म करी जाती है हर साल बिफोर द लॉक इन प्रोसेस ऑफ बजट प्रेपरेशन। यानी कि बजट प्रेपरेशन में एक लॉक इन प्रोसेस होता है, वो क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हम हलवा सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं। नाउ ये जो हलवा सेरेमनी है इसे हम कई सालों पहले से ही सेलिब्रेट करते हैं। क्या होता है, हलवा को बनाते हैं एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे स्टाफ प्रेजेंट होता है इन सारी मिनिस्ट्रीज का, तो उन सब स्टाफ को ये हलवा बांटा जाता है, ओके, बजट पेश करने से पहले। जब हलवा जब हलवा बट जाता है सब में, तो जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी सपोर्टिव स्टाफ होता है, जिन्होंने ये बजट में काम किया है, जिसने ये बजट प्रिंट किया है, तो उन सबको एक जगह पर आप कह सकते हो रोक दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। आप कह सकते हो उनके कनेक्शन सभी जगह से कट कर दिए जाते हैं, उनकी फैमिली से, सभी लोगों से कनेक्शन कट डाउन हो जाते हैं। उनको जहां पे वो थे वो एक ही जगह पर बंद कर दिया जाता है, आप कह सकते हो, ठीक है। जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही बाहर ना निकले। तो कब इनको खोला जाएगा, कब इन्हें बाहर निकाला, लॉकआउट करा जाएगा, जब यूनियन बजट लोकसभा के अंदर पेशकश हो जाएगा, उसके बाद इन्हें लॉकआउट करा जाएगा। अदरवाइज ये लोग लॉक इन ही रहेंगे। उसके बाद जो ये लॉक इन है, यहाँ पे क्या होता है, एक लॉक इन प्रोसेस होता है, एक हलवा सेरेमनी। पहले हलवा सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसके बाद ये लॉक इन प्रोसेस होता है। देन उसके बाद बजट जो है लोकसभा में पेशकश होता है। उसके बाद जो है ये लॉकआउट मनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनियन बजट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया कि साल 2020 और 21 में जो ये बजट है ये पेपरलेस डिलीवर होने वाला है। और ये पहली बार होगा इतिहास में जब पेपरलेस हम बजट को डिलीवर करेंगे। कब करेंगे, 1 फरवरी 2021। और इसी ओकेजन पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च कर दिया है यूनियन बजट मोबाइल ऐप, ताकि आप अच्छी तरीके से बजट के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप रीड कर सको अपने मोबाइल ऐप के ऊपर, ओके। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।